नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे बंगाल की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और वहां पर सौगातों का जो है पिटारा खोलने वाले हैं। चुनाव आयोग बिहार के बाद दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल और असम सहित 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को लेकर एसआईआर प्रक्रिया चला रही है। पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किए जा चुके हैं और ऐसे में टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को मुद्दा बनाया है और लगातार मीटिंग कर रही हैं। अब एसआईआर की प्रक्रिया के बीच पीएम मोदी पहली बार पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई है। पीएम पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में मतुआ बाहुल इलाके में सभा कर रहे हैं और यह सभा सीए लागू होने और एसआईआर प्रक्रिया के बीच की जा रही है, जहां नागरिकता और घुसपैठिए मुख्य चर्चा का इस वक्त केंद्र बने हुए हैं और मुख्य विषय बना हुए हैं। और ऐसे में आपको बता दें, पीएम मोदी मतुआ समुदाय को नागरिकता पर भरोसा दे सकते हैं और करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात का पिटारा भी यहां से खोलेंगे। एसआईआर शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं और आपको बता दें कि पीएम अपनी पहली मीटिंग ऐसी जगह पर कर रहे हैं जिसे एसआईआर के माहौल में रिफ्यूजी या मतुआ बाहुल इलाका माना जाता रहा है और जहां वोटर लिस्ट के नाम होने या ना होने को लेकर के काफी चिंता भी जाहिर की जा रही है। और ऐसे में बंगाल में किस तरीके से इसके बाद जो सियासी बिगुल है वो फूंकते हुए दिखाई देगा, प्रधानमंत्री का ये दौरा किस तरीके से इस पर इफेक्ट करेगा। अब चलिए कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। सीए से एसआईआर चलेंगे, सियासी बाढ़ और कैसे बाढ़ यहाँ पर चलने वाले, अब डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर देखिए, सियासी सरगर्मियों के बीच ये दौरा रहने वाला है। ये दौरा किस तरीके से महत्वपूर्ण है अब आप समझिएगा जरा। ये इलाका, ये लोकेशन जहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया के बीच पीएम मोदी का बंगाल दौरा है और ऐसे में यहां हवा और चर्चा, विपक्ष के तमाम आरोप, इन तमाम चीजों के बीच प्रधानमंत्री बंगाल जा रहे हैं। अब इसके साथ साथ डिटेल ये भी सामने आ रही है कि सियासी सरगर्मियां इस वजह से भी तेज है क्योंकि बंगाल वहां पर उस इलाके में जहां मतुआ समुदाय बहुमत में है, यानी कि मतुआ बाहुल इलाके में वो पहुंचेंगे, वहां पर मीटिंग करेंगे। इसके भी अपने पैमाने हैं, इसके भी अपने साइड इफेक्ट्स रहने वाले हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद पहली बार ये बंगाल का दौरा प्रधानमंत्री का। आप समझिए, आने वाले दिनों में चुनाव है बंगाल में और चुनाव के मद्देनजर इस दौरे को बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। सीधे सीधे यहां पर कहा जाए तो गिफ्ट्स का एक पूरा पुलिंदा खोलते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। सौगातों का पिटारा खोल देंगे। 3200 करोड़ की सौगात मिलने वाली है। मतुआ बाहुल इलाके में पीएम की ये सभा होने वाली है, करोड़ों की सौगात यहां से मिलेगी। अब आपको पूरी डिटेल भी देंगे, 3200 करोड़ में क्या कुछ शामिल है वो भी आपको बताएंगे। हालांकि बंगाल के सियासत में मतुआ समुदाय की भूमिका अहम रहती है, वो बुनकर कहे जाते हैं और वहां पर इनकी जो अगर कहे पॉपुलेशन है, जिस इलाके में सबसे ज्यादा है, वहीं पर प्रधानमंत्री जाने वाले। आप समझिए, इसकी भी इंटेंसिटी है, इस बात की भी डेप्थ है। अब देखिए, लगातार जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर इस कदर है कि यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है। साथ ही राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है और इस प्रक्रिया के जरिए अयोग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर करना रास्ता है। सीधे सीधे उन्हें बेदखल करना एकमात्र इसके पीछे कारण बताया जा रहा है और पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल से कितने नाम हटाए गए। डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। पश्चिम बंगाल एसआईआर से हटाए गए नाम कितने हैं, क्या है और क्या डिटेल्स इसको लेकर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से हटाए गए नाम, आपको बता दें ये पूरा जो आंकड़ा, आप देखिए नंबर्स किस कदर सामने आ रहा है। ये नाम है, ये संख्या है उन नामों की जिनका जो डेटा सामने आया, एसआईआर से इनके नाम हटाए गए। अब आप समझिए कितने अवैध तौर पर जो घुसपैठी लोग हैं वो रह रहे थे। अब देखिए सबसे ज्यादा, अब ये पूरा जो आंकड़ा है, अब आप आंकलन करिएगा, मृत पाए गए हैं, ये पूरा जो एक बड़ा नंबर जो है, अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा कि किस तरीके से जो सरकार की नीयत है वो किस एंगल पर जा रही है, किस एंगल पर फोकस कर रही है। फोकस इस पर है कि पूरी तरीके से बंगाल चुनाव जो है ट्रांसपेरेंट हो, वो पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। अब साथ ही साथ आपको बता दें, एसआईआर से हटाए गए नामों को लेकर के एक और जो आंकड़ा सामने आया है वो बहुत
यहाँ पर सामने से चौंका रहा है। स्थानांतरित लोगों को लेकर के जानकारी मिल रही है, जो माइग्रेट हो चुके हैं, जो यहाँ से हट चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका नाम शामिल है। अब ये लिस्ट जो है, मैंने आपको पूरी डिटेल्स दी, नंबर्स दिखाए, एग्जैक्ट नंबर्स देखकर आपको समझ आ रहा होगा। अब 1988076 ये बड़ा नंबर जो कह रहा है, ये पिक्चर क्लियर करता है, ये पिक्चर उस बात को लेकर क्लियर करता है कि बंगाल में वहां की सरकार जो है लगातार इन लोगों को पोषित करती थी, लगातार इन लोगों को महत्व देती थी कि किस तरीके से यहां पर उनका वोटर बैंक बना रहे। अब देखिए पश्चिम बंगाल को लेकर जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ अब आपको डिटेल्स दे दे। यहां पर देखिए पश्चिम बंगाल में डुप्लीकेट जो वोट्स है उसको लेकर के भी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कई ऐसे कारण जो है वो भी सामने आ रहे हैं, कहां से ये क्यों हटे हैं, क्यों नाम हटाए गए हैं। अब इनका जो पैमाना है, जो पैरामीटर है, वो कुछ अलग है। हालांकि नादिया में सभा होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से क्या सियासी बांड छोड़ने वाले हैं वो अलग चीज रहेगी, लेकिन उनका ये दौरा पश्चिम बंगाल का अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप एक बारीक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, सीए और एनआरसी को दूसरी तरफ रखिए। अब अगले साल चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले सरगर्मियां इसलिए तेज हो गई है क्योंकि सीधे सीधे पूरे देश के मुखिया कहे जाने वाले प्रधानमंत्री पद पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल को लेकर के इस वक्त सियासी हलके में चर्चा बहुत तेज हो चुकी है दर्शकों, और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि वहां पर सबसे बुलंद आवाज में अगर कोई आवाज उठाई जा रही है तो आवाज है एसआईआर को लेकर, अवैध घुसपैठ को लेकर के। करेंगे इस पर बड़ी चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राम कुमार पाल नेता बीजेपी के मेरे साथ कनेक्ट है, एहतेशामुल हक नेता टीएमसी, डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल लेकिन नेता टीएमसी से मैं करना चाहूंगी। एहतेशाम जी, ये जो बंगाल का दौरा है, आप कैसे समझ रहे हैं, क्या एनालाइज कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? क्या आपके लिए आने वाले दिनों में इस दौरे का साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? रितु जी नमस्कार, आप तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको आना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने कहा कि इससे हमारा, देखिए, इससे हमारी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगी। यहाँ ममता बनर्जी को ही सिर्फ लोग पसंद करते हैं, इसलिए कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी जो एक ऐसी पार्टी भारत में है, उन्होंने बड़ी बड़ी बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये झूठी प्रोपेगेंडा, झूठी समझ लिए वादे करते हैं जनता को। यहाँ की जनता, जो पश्चिम बंगाल की जनता, कभी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए वो जुमलाबाज पार्टी है, वो झूठी बात करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। आपको बता दें 2021 में इन लोग दिल्ली पैसेंजर के हिसाब से पश्चिम बंगाल आ रहे थे। लोकल ट्रेन जिस हिसाब से चलता है कि हर 1 घंटा पे देखेंगे हावड़ा से फलाना जगह जाता है, सियालदह से फलाना जगह जाता है, उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, कोई भी प्राइम मिनिस्टर 17 बार 2021 में यहाँ पे आए थे। इसलिए यहाँ की जनता कभी भी, जितने पूरे कैबिनेट भी आकर करके यहाँ महीना दिन रहेंगे, इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। सपना देखने का सभी को अधिकार है। अरे सर, मैंने तो सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री का दौरा है, अब ठीक है प्रधानमंत्री के पद पर वो आसीन है, आप इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि उन्हें जाना चाहिए बंगाल, लेकिन दिक्कत तो तब आती है ना कि एसआईआर का मुद्दा उठ रखा है अभी इस वक्त, एसआईआर को लेकर चर्चा है, और अभी आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव है। अब प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं तो क्या इससे बूस्टअप नहीं मिलेगा बीजेपी के कोर को? देखिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ बूस्टअप बीजेपी के लोगों को नहीं मिलेगा। आप समझ लिए कि जितना भी एसआईआर में इन्होंने कहा था रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, 58 लाख लोगों का नाम बात हुआ, कितना घुसपैठिया निकला? एक बात बताइए आप, तो देखिए इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं आप, पूरे दिन भर में 10 डिबेट कर रहे हैं आप अपने शो में, हर एक पैनलिस्ट को लेकर के, लेकिन देखिए यहाँ घुसपैठिया नहीं निकला, ना बिहार में घुसपैठिया निकला। हम तो कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अरे मैंने आंकड़े दिखाए हैं, आप उन आंकड़ों को कैसे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये आपने एक पट्टी बांधी हुई है या आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। मैंने पूरी डिटेल्स दी, बाकायदे नंबरों के साथ दी ना, कितने डुप्लीकेट नेम्स है, कितने माइग्रेंट्स है, कितने वहां से स्थानांतरित हो गए हैं, कितने लोगों की मृत जो जानकारी है वो मिली है। तो सर ऐसे नहीं है कि आप हवाई बातें हम लोग कर रहे हैं, हमने डिटेल्स रखे हैं ना सर। 24,16,000 कुछ 800 लोग वहां पे जो है वो मृत घोषित पाए गए, जिनके नाम हटा दिए गए। 12,20,038 लोग जो है उनकी भी लेकर जानकारी मिली, उनका नाम भी हटाया गया, डुप्लीकेट नेम सामने आया सर।
तो आप इन आंकड़ों को मत झुटलाइए प्लीज। इंडिया डेली जो है यहाँ पर इस बात को पूरी पुरजोर तरीके से रखता है और ये डिटेल्स आप जाके चेक करिएगा सर। गलत तो अगली डिबेट में आकर बोलिएगा मुझे। हम कोई भी यहाँ पर ऐसे तर्क यहाँ पे पेश नहीं करते जो गलत हो और जो सरकार के आंकड़े के अगेंस्ट हो। आप सरकार चला रहे हैं, आपका काम है ये दिखाना और ये चेक भी करना। राम कुमार पाल, अब आपसे सवाल है मेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं या सीधे सीधे मैं कहूँ, माफ कीजिएगा, वहां पहुंच गए हैं और ऐसे में आज अगर मैं देखूं आज की स्थिति बंगाल की, सीए से लेकर एसआईआर तक शोर विपक्ष का एक ही है कि आप नैरेटिव जो गढ़ रहे हैं, विपक्ष विरोधी गढ़ रहे हैं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, विपक्ष के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ रहे हैं। सर ऐसा है क्या? नमस्कार रितु जी और दोनों पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री का आज का दौरा विकसित भारत के तौर पे है। आज नादिया से 66.7 किलोमीटर के 34 राजमार्ग, उसके बाद में सिलीगुड़ी और कोलकाता मार्ग पर 17.6 किलोमीटर मार्ग का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। और ये भारत विकसित भारत के तहत उनका दौरा है। विकास, अगर देश के प्रधानमंत्री है तो बंगाल भी देश में ही आता है। वहां विकास का दौरा है, ये कोई चुनावी दौरा नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। और इसको हमेशा आपको तो आपकी पार्टी को अभी तौला जा रहा है करेगा पाल साहब, आपकी पार्टी को भी तौला जा रहा है। तौला इस अंदाज में जा रहा है कि ये जो टाइमिंग है ना प्रधानमंत्री की दौरे की, ये सूट नहीं कर रही है विपक्ष को। वो कह रहे हैं कि टाइमिंग गलत है, आप जा रहे चुनावी एजेंडे के साथ जा रहे हैं। एसआईआर लाए आप चुनावी एजेंडे के तहत लाए। देखिए, विपक्ष है, पक्ष विपक्ष आप खुद ही बोल रहे हैं। विपक्ष को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? विपक्ष नहीं होगा तो चुनाव किसके साथ लड़ेंगे? और अपने विकास कार्यों के लिए, भारत का विकास हो रहा है, उसके लिए दौरा हो रहा है। अब चुनाव होगा, चुनाव में सब अपनी विकास की घोषणाएं जो करेंगे, जो हमने किया वो बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारत का एक टुकड़ा है बांग्लादेश, वहां पे जो सिलीगुड़ी और कलकत्ता, एहतेशाम जी को मालूम हुआ कि कितने घंटे और कितने लगते हैं, कितनी लंबी दूरी है वो, और वहां पे कितनी तकलीफें लोगों को होती है। ऐसे गुवाहाटी और मिजोरम के बीच में रास्ता नहीं था, 12-12 घंटे लगते थे, उसको भी 4 लाइन अटल जी ने शुरू किया। पर एहतेशाम जी ने साफ इनकार कर दिया। एहतेशाम जी ने साफ इनकार कर दिया, कितने ही दौरे आप करवाइए प्रधानमंत्री के, उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको घाटा मिलेगा। वो तो पहले से आश्वस्त है, सरकार वो बना रहे हैं। जब जो काम करेगा वो जनता लाभ उठाएगी, वो फायदा नुकसान वो देखेगी ना, और वो देगी, वो काम करने वाले को देगी या फिर झूठ बोलने वाले को वोट देगी या फिर भड़काने वाले को वोट देगी। वो जनता के ऊपर निर्णय, वो अधिकार जनता का है, वोट का अधिकार जनता का है। क्योंकि जनता के लिए काम करना भी सरकार का काम है। वो बंगाल के ममता जी का वहां काम नहीं होगा, वो झारखंड वहां काम नहीं होगा, तेलंगाना है वहां काम नहीं होगा। ऐसा भारत का नेतृत्व नहीं होता है, भारत सरकार का दायित्व भी नहीं होता है। ठीक है, शिवानंद जी जुड़े हुए हैं, एक बड़ी पार्टी है विपक्ष में। शिवानंद जी ये बताइएगा मुझे, क्योंकि सभा तो नादिया में होनी है, बुनकरों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वहां पर एड्रेस करेंगे, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है, इसका जो इफेक्ट मैं कहूं सीधे सीधे, या इसका रेपरकर्शन जो है मैं देख रही हूं बंगाल से लेकर दिल्ली तक हो रहा है, शोर दिल्ली तक हो रहा है, सियासी बांध दिल्ली तक छोड़े जा रहे हैं। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? और ये अवैध घुसपैठ का मामला क्या सही नहीं लगता आपके नजरिए से, अगर मैं कहूं तो? गुड मॉर्निंग रितु जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है, 140 करोड़ जनता का मैं स्वागत करता हूँ। देश स्तर पर ये कोई बात नहीं, डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, नंबर 1। देखिए, एसआरए के नाम पे उन्होंने एसआरए के नाम पे जो घुसपैठी के मुद्दा बना के उधर मुस्लिम वोट एसआईआर उन्होंने उसका मुद्दा उठा के दलितों को या मुस्लिम माइनॉरिटी को, गोर गरीब दलित आदिवासी को, लोगों को तकलीफ दे के उनका वोट उधर से कट करके जो जिंदा है उनको मरे हुए दिखा के उनका प्लान और मैच फिक्सिंग है। अभी देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना, 4 करोड़ उत्तर प्रदेश में वोट काटने जा रहे हैं। इसका मतलब अमित शाह जी और हास्यास्पद हो जाता है। शिवानंद जी, अब इस बात को भी आप रख रहे हैं कि ये जो लोग मृत घोषित किए गए ये भी गलत है। राम कुमार पाल जी, आप गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, बताइए नहीं जरा। शिवानंद जी को रखिए, राम कुमार पाल को रखिए जी। हमें कुछ करना आता नहीं, सिर्फ सवाल करना आता है। अरे ऐसा हो रहा है तो आप अपनी पार्टी के चुनाव में वोट मांगोगे, उन कार्यकर्ताओं के पास क्यों नहीं जा रहे हैं?
अरे उनका ऐसा है क्यों ये कि जो कह रहे हैं कि मरे हुए लोग का नाम कटा है, तो वो मरे हुए लोग को जिंदा दिखा देना। अभी शुद्धिकरण हो रहा है ना, सपा वाले दिखा रहे हैं, इनके गठबंधन के लोग हैं, सपा ने एक एक नेता को 1,000 की यादी पे काम पे लगाया है। कांग्रेस बताए कि कितने उनके बीएलओ काम कर रहे हैं। हमारे 169 1,59,000 लोग काम कर रहे हैं यूपी में। सपा के वार्ड अध्यक्ष, उनके लोग, हर यादी पे 1,000 व्यक्ति रखा है। आप ये बताएं कि आपने कितने यादी रखा है। ये दुरुस्तीकरण है, इसमें किसी को रोक नहीं है। शिवानंद जी, आप अपना दायित्व निभाओ। ये सोशल मीडिया से तुम्हारी पार्टी नहीं चलेगी। सोशल मीडिया में जो चलाना चाह रहे हो फेक नैरेटिव, इससे पार्टी नहीं चलती है। जनता के बीच जाओ, हमें विपक्ष चाहिए, मजबूत विपक्ष चाहिए। इस तरह का विपक्ष नहीं चाहिए सोशल मीडिया का, जमीनी विपक्ष चाहिए जो लड़ सके, लड़ाई लड़ने में आनंद आए। इस तरह से अरे सोशल मीडिया दोनों पे लोगों लड़ते की हैं। मैं बात सुन रही हूँ, दोनों लोगों की मैं बात समझ रही हूँ शिवानंद जी, लेकिन समय दिया गया है ना, आपत्ति दर्ज कराने का भी समय दिया गया था। ऐसा थोड़ी है कि सरकार आ गई या सरकार ने बोल दिया कि अब ये पत्थर की लकीर हो गई भैया, फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी का है। आपत्ति आप दर्ज करवाते, एहतेशाम जी करवाते। एहतेशाम जी, आप जरा इस पर बोलिएगा। आप कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं उनमें भी गड़बड़ी हो रही है, आप इत्तेफाक रखते हैं शिवानंद जी की बात से? देखिए, हमने एसआईआर के गड़बड़ी की बात नहीं कही, हमने आ रही बात हूँ, कही शिवानंद जी, आ आपके रही। चैनल के माध्यम से कि कितनी घुसपैठियां निकाले गए, मैंने उस पर सवाल किया। एसआईआर के हम लोग खिलाफ नहीं है, हम लोग खिलाफ जो है शुद्धिकरण के नाम में अशुद्धिकरण है। हमने नहीं ये कभी कहा, या हमारी पार्टी कभी नहीं ये नहीं कहा कि एसआईआर जो लीगल है, जो तरीका है, जो हर समझ लिए कि इससे पहले भी 2002 में हुआ था, लेकिन इसकी टाइमिंग गलत थी। 1 महीना या 40 दिन में इतना बड़ा काम नहीं होता। अरे लेकिन साहब, आज ये का तो डिबेट वो नहीं है। मैं बंगाल के सिचुएशन में कहूं तो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है सर। बिहार में भी किया था ना, चुनाव से ठीक पहले ही भी किया था वहां पर तो ऐसा मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, फायदा ही हुआ है। जहां तक की वोट परसेंटेज आपने देखा एहतेशाम जी में, रितु जी, जिस टाइम में बिहार का इलेक्शन से पहले एसआईआर हुआ था, वहां 50 लोगों की बीएलओ की जाने नहीं गई थी। बंगाल से जब एसआईआर शुरू हुआ तो पूरे 12 राज्यों में जहां जहां हो रहा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में 50 बीएलओ की मौतें हुई हैं। ये बात समझना होगा। ये हम मानव के लिए बैठे हुए हैं, इंसान। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ बंगाल में हो रहा है? 12 राज्यों की लिस्ट है सर, 12 राज्यों की लिस्ट। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया अभी हो रही है सर। तो अब आप वहां पे कहिएगा कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, अभी तो बहुत वक्त है। अभी आप यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी चुनाव आने वाला है, इससे पहले ही क्यों करा रहे हैं? मतलब सर ये तो वही हो गया ना कि आप अपने हिसाब से जो सूट करता है उसको लगा लेंगे और जो नहीं करता उसको दरकिनार कर देंगे। ऐसा थोड़ी चलेगा सर। अच्छा, एक बात मैं कह रहा हूँ रितु जी, पूरे देश में हम समझते हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या चुनाव इलेक्शन कमीशन कहीं न कहीं गलती किए हैं। हम समझते हैं, मैं अपने हिसाब से देख रहा हूं कि लोकसभा से पहले 2023 और 24 के बीच में अगर ये पूरे भारत में अगर एसआईआर करा लेते तो आज 240 सर करवाएंगे, पूरे भारत में भी होगी प्रक्रिया। तो प्रक्रिया है, कोई भी राज्य हो। और ऐसा अब मेरे को लग रहा है कि अब एहतेशाम जी जो कह रहे हैं उससे मुझे ये समझ आ रहा है कि कम से कम अभी सरकार के पास मुद्दों का तो अभाव है, मुद्दे नहीं है, इसलिए आकर के बार बार एक के बाद एक वही बात करते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया, सरकारों ने स्पष्ट कर दिया, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया, अब भी क्यों दिक्कत है सर? आप एड्रेस कराइए। कोई तकलीफ है, कोई जांच करवानी है, आप जांच करवाइए। किसी फैक्टर को लेकर के बीएलओ की मौत का मुद्दा आपने उठाया, कहां ना इलेक्शन कमीशन ने से एड्रेस किया जाएगा? आप रखिए पॉइंटर। देखिए, हमने एक बात कह रहे हैं कि देखिए, हम पॉइंट रखने की बात कर रहे हैं, हम पॉइंट कहां रखेंगे? हमने कहा था कि सैया भैल कोतवाल तो अब डर काहेगा, सभी का तो मिली भगत है। चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। कोई सर दो ही राग अब रह गया है। मैं अब समझ पा रही हूँ, सुनिए ना, दो ही राग आप लोगों का रह गया है। या आकर के वोट चोरी पर आ जाइए, या करके आप इस तरीके से आ जाइए कि इंडिपेंडेंट बॉडीज को अब बीजेपी चला रही है। सर आज भी इलेक्शन कमीशन और तमाम जो हमारे कोर्ट्स है वो आज भी इंडिपेंडेंट बॉडीज है सर, आपको ये एक्सेप्ट करनी होगी।
आप वहां पर सरकार चला रहे हैं, अगर नहीं आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी सरकार भी फिर उसी बुनियाद पर बनी है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन राम कुमार पाल, ये अगले साल चुनाव है, लेकिन ये आप पर बड़ा आरोप लग रहा है कि आप जो है इंडिपेंडेंट बॉडीज का गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग कर रहे हैं, बार बार इस पॉइंट को उठा रहे हैं एहतेशाम जी। जी रितु जी, मैं कहना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 3 बार एसआईआर हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के 1 बार हुआ, इंदिरा गांधी के समय 1 बार हुआ, राजीव गांधी के एक समय हुआ, नरसिम्हा राव में हुआ, अटल जी में हुआ, मनमोहन सिंह जी में हुआ। इतने 9 बार एसआईआर हुए, इतने प्रोपोगंडा आपने सुना, इतने उलझने सुनी कभी? आज ही क्यों? और ये कार्यकाल इनका था, अगर इन्होंने पहले से कहा होता, पहले से कार्य किया होता कि भाई मृत्यु का निकलने नियम है, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में भी इनको जवाब मिला, फिर भी पता नहीं सोशल मीडिया पे इनको कितने वोट मिल जाएंगे तो हमें पता नहीं, लेकिन हम देश के नागरिक हैं, देश की बात करते हैं, देश के आवश्यक है, देश के शुभचिंतक और देश के अच्छे के लिए हो रहा है। बाद में जो लिस्ट बन जाएगी, चुनाव लड़ लीजिए, जो जीतेगा वो जीतेगा, जिसका वोटर होगा उसे जीतेगा। और ये चुनाव आयोग को देश हित को इनकार करना, उसको गलत तरीके से पेश करना, ये देश हित नहीं है। एहतेशाम जी, आपने सुनी राम कुमार पाल की बात, वो कह रहे हैं कि देश हित में आप बात कीजिए, आप अगर इंडिपेंडेंट बॉडीज को इस तरीके से लेकर आरोप लगाएंगे तो फिर तो ये दिखाता है लोकतंत्र मजबूत हमारे देश में सर, और इंडिपेंडेंट बॉडीज को आज भी उतनी ही शक्ति मिली है, वो उतना ही एम्पावर्ड है। अगर आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे आप सोचिए आप किस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए रितु जी, मैं विपक्ष में हूं, हमारी तमाम विपक्षी पार्टियां डिबेट कर रही हैं, हमारा पूरा मौलिक अधिकार है सत्ता पर बैठे हुए जो उनसे सवाल करने का। देखिए ये जो है, जो अभी केंद्र में बैठी सरकार है, तमाम एजेंसी, मैंने इससे पहले भी कहा था कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये तीनों है बीजेपी के भाई। बात समझिए, इनका हर को क्या है, जो आदमी करप्टेड, जो नेता करप्टेड रहता है, बीजेपी में जाने के बाद वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, व्हाइट हो जाता है। हमें ये सिर्फ इस तरह की राजनीति करते हैं कि जो भी विपक्षी पार्टियां में जो करप्टेड नेता है उनको अपने पार्टी में ले आते हैं, और उसके बाद में वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन में होने के बाद में वो व्हाइट हो जाते हैं, व्हाइट कॉलर हो जाते हैं। अरे तो एहतेशाम जी, अगर इतना ही व्हाइट कॉलर सरकार वहां पर चल रही होती तो इतने सवाल वहां पर लोग क्यों कर रहे होते, लोग क्यों पूछ रहे होते मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, सड़कों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, क्यों सवाल कर रहे होते? आश्वस्त होते ना फिर आपके पास मुद्दों का अभाव है, आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप इस तरीके से वोट पोलराइजेशन का जरिया अपना रहे हैं, इस टूल किट को अपना रहे हैं। देखिए रितु जी, मेरे पास मुद्दों की कमी नहीं है। आज जो अभी देखिए कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले बिहार की घटना, ये इनकी सरकार, बीजेपी की सरकार, जेडीयू की सरकार, स्वयं खुद बिहार के मुख्यमंत्री एक महिला के चेहरे पे से नकाब उतारा है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। इनकी करनी है, कहां से कहां चले गए सर, बंगाल पर चर्चा और ये बिहार चले गए। आप रुकिए आप जरा। शिवानंद जी अब मुझे बताइएगा, ये जो बंगाल का दौरा प्रधानमंत्री का है, आपके नजरियात से क्या है? और अभी जैसे एहतेशाम जी कह रहे थे कि वहां पर वो आश्वस्त है, सरकार बना रहे हैं, अगर इतने ही आश्वस्त होते और ममता दीदी अगर इतनी आश्वस्त होती तो वहां पर मुद्दे उठा रही होती ना। एसआईआर की प्रक्रिया को गलत भी नहीं ठहरा रहे हैं, सही भी नहीं ठहरा रहे हैं, मतलब करना क्या चाहते हैं? जनता भी कंफ्यूज हो रही है। देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिंपल है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करके या हिंदू मुस्लिम करके मस्जिद, बाबरी मस्जिद बना रहे, पूरा बीजेपी का फंड है। हुमायूं का किसका एजेंट है? बीजेपी का ही है, और इन्होंने फंड दे के उधर हिंदू मुस्लिम करने जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ममता दीदी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, गौरव की बात है। एक महिला को कितने आवाज में आपने एक बार फिर से शिवानंद जी हिंदू मुसलमान कर ही दिया। आखिर डिस्कशन आते आते आपने एक बार फिर से हिंदू मुसलमान कर ही दिया। आपने बाबरी भी ला दिया, आपने हुमायूं कबीर भी ला दिया, बी टीम भी बता दिया, और यहाँ पर सवाल इंडिपेंडेंट बॉडीज पर भी कर दिया। लेकिन आपने वहां के कोर जो मुद्दे हैं उन्हें जरा सा भी टच करने की अपेक्षा नहीं की है। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का। लेकिन यहाँ पर ये जो सभा होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, या यूं कहे प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है बंगाल का, वो बेहद महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि वहां पर किस तरीके से जो लोग हैं उन्हें सौगात मिलने वाली है, उन्हें मूलभूत सुविधाओं का अंबार मिलने वाला है, और इसका जरिया बनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।